नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। द हिंदू अखबार से लिया गया संपादकीय स्टानली जॉनी साहब ने लिखा है। हिंदू अखबार के लिए लेख लिखते हैं। संपादकीय किस बारे में है ये जानने से पहले एक कहानी जान लेते हैं। साल था 1957। क्या हो रहा था उस साल में? सोवियत यूनियन ने हंगरी पर हमला किया था। दरअसल वो दौर ऐसा था जब दुनिया शीत युद्ध का दंश झेल रही थी। शीत युद्ध आप जानते ही होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में इस वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया लगभग दो खेमों में बट गई थी। एक ओर अमेरिका का खेमा था, दूसरी ओर सोवियत रूस का खेमा था। भारत और भारत के नेतृत्व में कई दूसरे देश नॉन अलाइंड या खुद को तटस्थ कहते थे, किसी के साथ अलाइन करने से इनकार करते थे। उस दौर में एक कम्युनिस्ट माने जाने वाले देश, हंगरी भी एक कम्युनिस्ट देश ही था उस वक्त, उसी देश पर एक दूसरे कम्युनिस्ट देश सोवियत रूस ने हमला किया। सोवियत रूस के इस हमले की दुनिया के तमाम देशों ने कड़ी निंदा की, लेकिन भारत चुप था। नेहरू चुप थे। नेहरू से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ बातें बोली कि देश जब समस्या में फंसे हों तो इस तरह की बातें बोलना जो समस्या को सुलझा नहीं सकती वो समस्या को और कॉम्प्लेक्स कर देता है, इसलिए भारत चुप है। उस नेहरू की उस बात से कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोग असहमत। 1957 से उठ के आ जाइए 2022 में यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है। यूक्रेन पर इस हमले की दुनिया के कई देशों ने कड़ी निंदा की। भारत ने अधिकतर मंचों पर एक चुप्पी साध के रखी। देखिए, इस चुप्पी साधने का मतलब ये नहीं है कि भारत ने किसी भी मंच पर कोई बात नहीं बोली। भारत ने अपनी बातें रखी। भारत ने कुछ हुए नरसंहारों पर भी, या जिन नरसंहारों की खबरें आई उन पर भी कुछ बातें बोली। 1957 में भी नेहरू ने कुछ बातें बोली थी, लेकिन जो स्पष्ट मत रखना होता है वो ना नेहरू ने उस वक्त रखा था, ना इस वक्त मोदी के भारत ने या अभी के प्रधानमंत्री मोदी के भारत ने अपना कोई पक्ष रखा है। तो ये संपादकीय क्या कहता है कि तब से लेकर जो भारत की पोजीशन है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत कैलकुलेटेड मूव्स करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर, जिसका कुछ पड़ोसी देशों ने भी गुणगान किया कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बड़ी तटस्थ रहती है। तो उस तटस्थता को हम आज फॉरेन पॉलिसी के आलोक में देखेंगे। ये दूसरी बात है कि रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध, या कुंवर नारायण की एक पंक्ति है कि तट पर हूं पर तटस्थ नहीं हूं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं चलती है। फॉरेन पॉलिसी में तटस्थता का भी, न्यूट्रलिटी का भी अपना एक मूल्य होता है। हम उस मूल्य को आज देखने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए वो क्यों जरूरी है। ब्रॉड आउटलुक क्या है? इतिहास की बात की गई है कि भारत पहले भी किन किन मौकों पर चुप रहा है, क्यों चुप रहा है। उसके बाद क्या भारत इकलौता देश है जो ऐसे मौकों पर चुप्पी या चुप्पी से ज्यादा एक तटस्थता का बोध दिखाता है? वो तटस्थता क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में उन कारणों की चर्चा करेंगे। पश्चिम इसके आज के समय में पश्चिम क्यों चाहता है कि भारत तटस्थ ना रहे, उसके भी 3-4 कारण गिनाए गए हैं। राजनीतिक, आर्थिक और स्ट्रेटेजिक कारण गिनाए गए हैं। फिर जो तटस्थ है यानी भारत, उसकी दृष्टि में इस युद्ध की क्या भूमिका है, इसका क्या मूल्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को ये कैसे प्रभावित करने वाला है, इसका जिक्र है। भारत की अपनी विदेश नीति इस मामले में क्या कहती है, यूक्रेन की त्रासदी क्या है, और भारत इस मामले में दुनिया के किन देशों के साथ है और दुनिया के किन देशों से अलग थलग पड़ता दिख रहा है। इसके कुछ बिंदुओं की चर्चा हमने अलग अलग संपादकियों में की हुई है। आज कॉम्प्रिहेंसिवली हम भारत के परिप्रेक्ष्य से ही केवल इस युद्ध को एनालाइज कर रहे हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम इतिहास के दर्पण में भी अपने प्रतिबिंब को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो बात शुरू होती है 1957 से। क्या था उस साल? उस साल कई चीजें हो रही थी। इजिप्ट में सुएज कनाल क्राइसिस भी हो रहा था। उसी साल सोवियत रूस हंगरी पर हमला करता है। हंगरी में रूसी सैनिक अपने बूट पहने सड़कों पर मार्च करते दिखाई देते हैं, हथियार और टैंकों के साथ। जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में जवाब दिया। जवाब क्यों दिया? कि उनसे सवाल पूछा गया था कि इतने बड़े मुद्दे पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। हंगरी में बैठे भारत के राजदूत वहां से चिट्ठियां लिख के भेज रहे थे कि हम पर दबाव आ रहा है कि भारत सोवियत रूस को समझाए। नेहरू ने क्या कहा कि दुनिया में हर साल बहुत सी चीजें होती रहती हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमने उनकी सार्वजनिक मंचों से भर्त्सना नहीं की है, उनको कंडेम नहीं किया है, क्योंकि जब हम समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब केवल निंदा करना, कड़ी निंदा करना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता,
भारत का अप्रोच है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर सहायता दे सकता है तो देगा, उसको और कॉम्प्लिकेट करने में भूमिका नहीं निभाएगा, ये नेहरू का कहना था। संपादकीय आगे कहता है कि यही सोच भारत को कई कॉन्फ्लिक्ट्स में भारत की क्या पोजीशन रहेगी इसको डिसाइड करती रही। उसके बाद हंगरी के बाद चेकोस्लोवाकिया में भी रूस ने यही किया। उसके बाद 1979 में अफगानिस्तान में रूस के सैनिक उतर आए, तब भी भारत ने बहुत स्पष्ट मत नहीं लिया। बात केवल सोवियत रूस की नहीं है, सोवियत रूस का पतन हो जाता है फिर 1991 में। उसके बाद अमेरिका 2003 में इराक पर हमला करता है। भारत ने अपनी भूमिका को बहुत तटस्थ रखा, बहुत न्यूट्रल रखा, वो लाइन फॉलो होती रही। आज ये लाइन चली आ रही है जबकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो जो वहां पे नागरिकों की हत्याएं हुई या उसकी खबरें आई, उसकी तस्वीरें आई हाल के समय में, भारत ने उसकी निंदा की लेकिन किसी देश का नाम नहीं लिया। और तमाम संयुक्त राष्ट्र की अलग अलग एजेंसियों में, अलग अलग शाखाओं में जब इस पर वोटिंग हुई अलग अलग बातों पर कि रूस को कंडेम किया जाए, तो फिर भारत ने वहां पर एब्सेंट रहना चुना, चुप रहना चुना, या सही मायनों में कहा जाए तो तटस्थ रहना चुना। संपादकीय कहता है कि ये लीक जो चली आ रही थी हंगरी के समय से, 1956-57 के समय से, वही रूस यूक्रेन विवाद में भी देखने को मिल रही है, जो कि साल 2022 में घट रहा है। तो वही नेहरू का भारत प्रतिबिंबित हो रहा है मोदी के भारत में, कम से कम फॉरेन पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि ऐसा नहीं है कि भारत इकलौता देश है जो इस तरह की तटस्थता को बरत रहा है। दुनिया का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र साउथ अफ्रीका, एक बड़ा देश, वो भी संयुक्त राष्ट्र की ऐसी अधिकतर मीटिंग से एब्सेंट रहा है जिसमें रशिया को कंडेम करने की बात कही गई थी। ना सिर्फ भारत और साउथ अफ्रीका बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, जो कि अमेरिका का साथी माना जाता है, अलाई माना जाता है मध्य पूर्व में, जहां पर हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एब्सेंट रहना उसने चुना। उसने अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में, पश्चिम के प्रस्ताव के पक्ष में रशिया को कंडेम करने के लिए वोट देने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार इजराइल, जो कि अमेरिका का सबसे नजदीकी सहयोगी माना जाता है पश्चिमी एशिया में, उसने रूसी हमले की भर्त्सना तो की, उसको कंडेम तो किया, लेकिन पश्चिम जो तमाम सैंक्शंस लगाना चाह रहा है, एक तो रशिया पर उन सैंक्शंस का भागीदार बनने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम भेजने को जब इजराइल को कहा गया, इजराइल ने युद्ध में वो भूमिका निभाने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार तुर्की, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो अलायंस, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है अमेरिका और कई यूरोपीय शक्तियों का मिलाकर, उस टर्की ने भी, जो नेटो अलायंस का पार्ट है, उसने भी इस प्रकार की ही भूमिका रखी। उसका जोर इस बात पे है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता पर ध्यान देगा, ना कि कंडेम करने पर और सैंक्शन रेजिम का पार्ट बनने पर। सैंक्शन रेजिम का पार्ट बनना यानी जो देश सैंक्शन लगा रहे हैं उन देशों के साथ खुद को जोड़ लेना, रूस पर सैंक्शन लगाना, कई प्रतिबंध लगाना, टर्की ने इनकार कर दिया। लेकिन इनमें से किसी भी देश, तमाम देशों का हमने नाम लिया, संयुक्त अरब अमीरात का नाम लिया, साउथ अफ्रीका का नाम लिया, टर्की का नाम लिया, इनमें से किसी भी देश पर इस प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं आया है, विवाद नहीं आया है, जैसा पश्चिम ने भारत का किया है। हाल ही में जो बाइडेन साहब, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया जो है इस मसले पर स्पष्ट नहीं है, भारत ढुलमुल रवैया अपना रहा है। क्या कहा उन्होंने? कि भारत की पोजीशन थोड़ी शेकी है। इसके बाद वहां के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब अमेरिका के भारत आए, भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, दलीप सिंह साहब उनका नाम है, दलीप सिंह। वो भारत आए तो उन्होंने दबी जबान में एक प्रकार से चेतावनी दे डाली कि भारत अगर पश्चिम के साथ नहीं है तो पश्चिम के खिलाफ है, लगभग इसी भाषा में। तो फिर ये सवाल उठता है कि पश्चिम भारत को लेकर इतना दबाव में क्यों है कि भारत को हमारा ही साथ देना चाहिए, जबकि दुनिया के कई बड़े मुल्क हैं, कई उनके साथी मुल्क हैं जो उनके साथ नहीं हैं इस विवाद के मसले पर। इसके तीन बड़े बड़े कारण इस संपादकीय गिनाता है: राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक, स्ट्रेटेजिक। राजनीतिक स्तर से देखा जाए तो पश्चिम ने एक आख्यान गढ़ा है, इस आख्यान को गढ़ने में सफलता भी पाई है कि जो रूस का हमला है वो एक स्वतंत्र विश्व पर, फ्री वर्ल्ड पर हमला है,
और ये नैरेटिव, ये आख्यान कमजोर पड़ता दिखता है अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत इस आख्यान को मानने से, इस आख्यान को खरीदने से इनकार कर देता है। आर्थिक बिंदु से देखें तो रूस पर तमाम सैंक्शंस लगाई गई पश्चिमी देशों द्वारा कि हम यहां से वो नहीं खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे, कोई दूसरा देश भी खरीदेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये तमाम बातें कही गई। केवल 3 एशियाई देश, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर, इस सैंक्शन को मानना स्वीकार किए हैं। चीन ने कहा है कि हम अमेरिका के सैंक्शन को नहीं मानेंगे। ऐसे में अगर भारत भी इंकार कर देता है कि हम इस सैंक्शन रेजीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम रूस से आने वाले तमाम सामानों पर जिनको हम आयात करते हैं या जिसको हम बिजनेस जिसमें कंडक्ट करते हैं, अगर उसको रोक नहीं लगाता है भारत, तो ये बात फिर अमेरिका के लिए तो एक झटका है ही, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस की सफलता है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एशिया के बहुत कम मुल्क ही पश्चिम का साथ दे रहे हैं, चीन भी साथ नहीं दे रहा है। भारत क्योंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत भी इन प्रतिबंधों में अगर पश्चिम के साथ नहीं है तो इन प्रतिबंधों के मानी थोड़े कम हो जाते हैं और वो रूस पर नकेल नहीं कस पाएंगे। सामरिक दृष्टि से समझें तो कहा जा रहा है कि शीत युद्ध के बाद से ये सबसे बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है जो दुनिया के सामने आया है। भारत ने इस बीच अमेरिका और पश्चिम के साथ पिछले 30 वर्षों में अपने संबंधों को बहुत अधिक सुधारा है। साथ ही भारत के रूस के साथ संबंध भी हमेशा से अच्छे रहे हैं, इस बीच भी अच्छे रहे हैं। ये बैलेंसिंग जो है इसकी कभी टेस्टिंग नहीं हुई। टेस्टिंग यानी कि कभी ऐसा मौका नहीं आया जब भारत को जरूरत पड़ती कि वो किसी एक पक्ष को स्पष्ट होकर चुने। कम से कम पिछले 30 सालों में रूस पर यूक्रेन के हमले ने भारत के उस बेहतर स्थिति को छिन्न भिन्न कर दिया है। अब भारत के सामने एक डिफिकल्ट चॉइस है और ऐसी स्थिति में जब भारत के अमेरिका के साथ संबंध बहुत बेहतर हुए हैं और अमेरिका चीन के काउंटर वेट के तौर पर चीन की बढ़त को रोकने के लिए भी भारत का साथ चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो कई देश मानते हैं कि सामरिक तौर पर भारत अपनी जो सामरिक स्वायत्ता को रखे हुए था, अपनी सामरिक संप्रभुता को आज तक मेंटेन करता आया था, अब वो उसको छोड़ देगा और वो अमेरिका और पश्चिम के साथ चले जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। तो ये 3 बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक कारण थे जिसके चलते पश्चिम के दबाव भारत पर बना रहा है। भारत इस युद्ध को कैसे देखता है? तो जो हमने बातें कही ऊपर, वो तो पश्चिम का पॉइंट ऑफ व्यू है, पश्चिम का दृष्टिकोण है। भारत के कॉन्फ्लिक्ट अलग हैं, भारत की पोजीशन अलग है। भारत का मानना है कि दुनिया की भू राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। इससे पहले जॉर्जिया में भी 2008 में युद्ध हुआ था। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। जॉर्जिया और क्रीमिया के इस हमले ने भू राजनीति में हो रहे बदलावों का स्पष्ट संकेत दे दिया था। उसके बाद हाल के समय में अफगानिस्तान से अमेरिका ने वापसी कर ली और वहां पर तालिबान के हाथों में वापस छोड़ दिया अफगानिस्तान को। और फिर रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो जो दुनिया की स्थिति है, जिसको ग्लोबल ऑर्डर कहा जाता था, उस ग्लोबल ऑर्डर को ग्लोबल डिसऑर्डर में चेंज होते हुए जो तमाम बदलाव दिख रहे थे, जॉर्जिया में 2008 से जो बदलाव शुरू हुए थे जॉर्जिया युद्ध के बाद, उसके बाद क्रीमिया के हिस्से पर, यूक्रेन का जो एक हिस्सा था क्रीमिया, उस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया। उसके बाद 2021 में या 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया और 2022 में रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। तो भारत के लिए दुनिया की जो भू राजनीति है वो बहुत तेजी से बदलते हुए दिख रही है। भारत उन चीजों को पहचान रहा है। तो भारत जब दुनिया को देखता है तो पाता है कि दुनिया में 3 बड़ी शक्तियां हैं और कई मध्यम दर्जे की शक्तियां हैं। 3 बड़ी शक्तियों में सबसे ऊपर, सही बात है, अमेरिका है, जो कि दुनिया की भू राजनीति को डिटरमाइन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन उसकी शक्तियों का बहुत हद तक, उसके प्रभाव का बहुत हद तक ह्रास हुआ है, उसकी प्रभाव में कमी आई है। चीन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रूस जो है वो एक घायल शिकारी की तरह, एक घायल शेर की तरह बल्कि अपने समय की बाट जो रहा है। वो आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर है, लेकिन अपने मिलिट्री ताकत पर, बल पर और जितनी भूमि उसके पास है, जितना साइज उसका बड़ा है, उस आधार पर वो आज भी एक विश्व शक्ति है। तो इन
तीनों में से अगर ले लिया जाए, इन तीनों शक्तियों में से, तो जो दो देश हैं वो भारत के पार्टनर हैं और एक देश जो है वो भारत का प्रतिद्वंदी है। पार्टनर देश कौन है? अमेरिका और रूस। प्रतिद्वंदी चीन है, ये बात हम जानते हैं। अब भारत जो कि एक मध्यम शक्ति है, अगर इंटरनेशनल ऑर्डर में माना जाए कि तीन बड़ी पावर्स जो हैं वो ये तीनों देश हैं, इनके मुकाबले भारत एक मध्यम शक्ति है। तो भारत के सामने प्रश्न है कि वो ऐसे युद्ध में कोई पोजीशन क्यों ले जो यूरोप में उसके दो पार्टनर्स के बीच, उसी के दो पार्टनर्स अलग अलग साइड पर यूरोप में इस युद्ध को एक प्रकार से लड़ रहे हैं। ये कम से कम मनोवैज्ञानिक स्तर पर उन्हीं दो देशों को विरोधी माना जा रहा है। और ऐसे युद्ध में जो उसके प्रतिद्वंदी को यानी चीन को अंततः मजबूत बना सकता है। इसलिए भारत के सामने जो विकल्प हैं उसमें तटस्थता जो है वो सारे बुरे विकल्पों में सबसे कम बुरा विकल्प है। युद्ध जैसी स्थितियों में अच्छे विकल्प नहीं हुआ करते, नैतिक विकल्प नहीं हुआ करते, सबसे कम बुरे विकल्प चुने जाते हैं। भारत के समय, ऐसा संपादकीय कहता है कि भारत के समक्ष तटस्थता को चुनना सबसे कम बुरा विकल्प है, क्योंकि उसी के दो पार्टनर्स एक प्रकार से इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं और भारत का कोई भी कदम उसके प्रतिद्वंदी को मजबूत बनाने में एक योगदान निभा सकता है। उसके बाद हर देश जो है वो हम जानते हैं कि अपनी विदेश नीति को अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए इस्तेमाल करता है। केवल नैतिक आधार पर विदेश नीति बनाई नहीं जाती। वही अमेरिका जिसके अलायंस ने यूगोस्लाविया पर 78 दिनों तक साल 1999 में लगातार बमबारी की, क्योंकि वो उसके उस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाने के हितों को साधता था। वही अमेरिका जिसने इराक में 2003 में इराक को तहस नहस कर दिया, ये कहकर कि वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो हथियार जो वहां कभी नहीं मिले, लेकिन क्योंकि अमेरिका के हित सधते थे, मिडिल ईस्ट को उसको शेप करना था फिर से, उसने कर दिया। वही अमेरिका जो आज रूस पर आक्रामक है, इस हमले का पार्ट नहीं है, इस युद्ध का पार्ट नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से एक आग्रह दिखा रहा है। वो आग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि उसने यूक्रेन को कुछ वादे किए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अमेरिका को मौका मिला है कि वो यूरोप में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूस को इस युद्ध में कमजोर कर सकता है, इस युद्ध के बहाने कमजोर कर सकता है। जबकि भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं वो इस लाइन से जुड़े नहीं हैं। भारत को इससे मतलब नहीं है बहुत ज्यादा कि यूरोप में कौन बहुत मजबूत है, अमेरिका या रूस। तो इसलिए भारतीय हित जो है वो कमजोर या अलग थलग पड़ चुके रशिया से, रूस से नहीं सधते हैं। भारत केवल इसलिए नहीं, भारत को रूस की जरूरत है कि भारत के डिफेंस नीड्स वहां से पूरी होती हैं, या इस बात के लिए भी नहीं जरूरी है कि भारत और रूस एक पुराने मित्र रहे हैं, ये बातें अलग। भारत को इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सामरिक बैलेंस के लिए भी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी रूस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूछेंगे कैसे? तो भारत के लिए जो समुद्री ताकत में बैलेंस बैठाने के लिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि उसके अमेरिका से अच्छे संबंध हों, ऑस्ट्रेलिया से अच्छे संबंध हों, जापान से अच्छे संबंध हों। आप जानते भी हैं क्वाड ग्रुप जो है, कोई अलायंस तो है नहीं बट एक ग्रुप है मोटा मोटा, उसका भारत पार्ट बना हुआ है। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल यानी जमीनी स्तर पर जो ताकत चाहिए उस बैलेंस के लिए, क्योंकि पश्चिमी एशिया नहीं, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के बहुत सारे देश जिन पर रूस का ठीक ठाक प्रभाव है वो लगभग हमारे पड़ोस में है, एक्सटेंडेड नेबरहुड में है। तो उस कॉन्टिनेंटल पावर को बैलेंस करने के लिए भारत को रूस की आवश्यकता है। ईरान के साथ अपने संबंधों को साधने के लिए भारत को रूस की आवश्यकता है, क्योंकि ईरान के साथ संबंध वाया अमेरिका नहीं सधते, वाया रूस सधते हैं, रूस के रास्ते से सधते हैं। तो ये सब वो तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि उस दौर में, जब अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो अमेरिका यहाँ से विदा ले चुका है, अफगानिस्तान को छोड़ चुका है, तो भारत को अपने समुद्री हितों के लिए पश्चिम और अमेरिका की सहायता तो चाहिए या उनका साथ तो चाहिए, लेकिन जमीनी हितों के लिए, जमीन पर लड़े जाने वाले युद्ध की ताकत के लिए उसको सेंट्रल एशिया, ईरान, इन सब देशों का साथ चाहिए। वो साथ कहीं ना कहीं रूस के साथ से जुड़ा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया पर रूस का ठीक ठाक प्रभाव है। ईरान के संबंध भी अमेरिका से बेहतर नहीं है लेकिन रूस से अच्छे हैं। तो इसलिए भारत के लिए इन दोनों देशों को, इन दोनों धड़ों को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है।
लेकिन ये पूरी कहानी पूरी नहीं होगी जब तक हम यूक्रेन की बात न कर लें। ये बात सच है कि यूक्रेन एक त्रासदी से गुजर रहा है और पश्चिम इसमें कोई इनोसेंट बाई स्टैंडर नहीं है। पश्चिम इसमें कोई मासूम खिलाड़ी नहीं है। यूक्रेन को 2008 में वादा किया गया कि आपको धीरे धीरे नेटो की मेंबरशिप दी जाएगी। 2008 में किया गया ये वादा तो कभी निभाया नहीं गया, लेकिन इस वादे ने रूस को बेचैन कर दिया। वही बेचैनी 2014 में दिखी जब क्रीमिया पे कब्जा किया गया। उसके बाद यूक्रेन के पूर्वी इलाके, डोनबास के इलाके में रूस ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया। तो इन तमाम हैपनिंग्स में, इन तमाम चीजों में पश्चिम जो है वो कोई मासूम खिलाड़ी नहीं है। उसने भी कुछ चालें चली। अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत सीमित मात्रा में कुछ संसाधन तो मुहैया कराए, लेकिन कोई बड़ा डेटरेंस रूस के खिलाफ खड़ा नहीं किया कि रूस कभी भी यूक्रेन पे हमला ना कर पाए, ये स्पष्ट हो जाए। यूक्रेन में रूस की फौजें या पुतिन की फौजें इसलिए एंटर कर सकी क्योंकि रूस को विश्वास था कि कुछ भी हो जाए, नेटो ऐसे देश को बचाने के लिए या अमेरिका ऐसे देश को बचाने के लिए नहीं आएगा जो उनके नेटो अलायंस का हिस्सा नहीं है। अब यूक्रेन ने जितने हिम्मत से इस युद्ध को लड़ा है, उसमें उसने रूस के कई दावों को तो खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी मॉस्को कई बातों में सफल हो सकता है। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मजबूर कर सकता है कि वो हमेशा के लिए तटस्थ रहना स्वीकार करें। वो स्वीकार कर लें कि वो कभी नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये भी संभव है कि रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर ले, उससे ज्यादा हिस्से पर, जितने हिस्से पर उसने 2014 में कब्जा किया था या जितना हिस्सा उसके पास 24 फरवरी तक था। तो यही यूक्रेन की त्रासदी है। ना सिर्फ पश्चिम ने यूक्रेन से किए गए तमाम अपने वादों को नहीं निभाया, बल्कि वो पुतिन को भी रोक नहीं पाया इस युद्ध को करने में, और साथ ही वो रूस को चीन के साथ जाने से भी नहीं रोक पाया, क्योंकि इस युद्ध ने जो एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है भू राजनीति के स्तर पर, वो ये है कि इस युद्ध के चलते अब रूस और चीन बहुत नजदीक आ गए हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए भारत को? क्या भारत को पश्चिम की तरफ चले जाना चाहिए ताकि रूस और चीन की दोस्ती और मजबूत हो जाए, या फिर रूस के साथ भारत को अपने संबंध बनाए रखने चाहिए ताकि रूस के सामने भी वो विकल्प रहे कि वो एशिया में अपने संबंधों में एक डाइवर्सिटी रख सके? क्योंकि ये एक अलग कहानी है कि रूस का भी चीन पर उस तरह से भरोसा नहीं है। चीन मध्य एशिया में अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है, तो रूस इससे खबरदार है, और इसलिए रूस भी बैलेंस करने के लिए चीन के प्रतिद्वंदी भारत से अपने संबंधों को बेहतर रखना चाहता है। ये एक बड़ा शतरंज का खेल है, इसमें चालें सीधी नहीं चली जाती, घोड़ा इधर उधर भी जाता है। और अंतिम बात ये कि भारत किसी बड़ी शक्ति का पिछलग्गू देश नहीं है, क्लाइंट कंट्री नहीं है। भारत किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट भी नहीं है। क्वाड को हम कोई मिलिट्री अलायंस नहीं कहेंगे। क्वाड वही क्वाड जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। तो भारत ना तो किसी का क्लाइंट देश है, ना ही किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट है। किसी भी संप्रभु देश की तरह भारत के पास अधिकार है कि वो अपनी विदेश नीति को प्रैग्मेटिक रियलिज्म और नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि यथार्थ एक ओर और दूसरी ओर राष्ट्रीय हित, इन दोनों मामलों से साध कर चले, इन दोनों चीजों को साधता चले। भारत को लगता है कि उसकी तटस्थ पोजीशन जो है वो दोनों साइड्स, जो दोनों धड़े हैं, अमेरिका और पश्चिम का धड़ा और रूस का धड़ा, दोनों के साथ उसके कम्युनिकेशन चैनल को ओपन रखता है और भारत के हितों को भी साधता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत युद्ध का समर्थन करता है। भारत ने इतना तो स्पष्ट किया है कि भारत युद्ध का समर्थन नहीं करता। तो अगर अमेरिका भारत को अपना दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर मानता है, तो उसको भारत की इन तमाम जरूरतों का या भारत की इन तमाम चाहनाओं का ख्याल रखना होगा। ये इस संपादकीय का आधार है। तो क्या समझा इस संपादकीय से? हमने समझा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में किस प्रकार से एक कंटिन्यूटी रही है। ये 1956-57 के हंगरी युद्ध से लेकर हाल के रूस यूक्रेन युद्ध तक देखी जा सकती है। इसके क्या कारण हैं? पश्चिम का भारत पर दबाव क्यों है? उसके आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक कारण क्या हैं? और भारत क्यों तटस्थ रहकर इस दुनिया में, इस बदलती दुनिया में, इस ग्लोबल डिसऑर्डर में अपने लिए ज्यादा स्पेस बना सकता है? तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।